गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें हमने अभिलेख पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। सिक्के, कॉइन। विद्यार्थियों, मेरे पास ये एक सिक्का है। अब वर्तमान में ये सिक्के का जो रूप है, क्या पहले से ही ये ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं। इस सिक्के को वर्तमान रूप तक आने में कई हजारों साल लगे हैं। अब हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये जो सिक्का है, इससे हमें किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये तो वर्तमान समय का सिक्का है, 5 रुपए का। अगर मैं वर्तमान समय की भी बात करूं कि भाई ये सिक्का है, इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हो रही है, तो देखो विद्यार्थियों, इस पर लिखा हुआ है 2017, मतलब इससे समय का पता चल रहा है ये कब का बना हुआ है। इस पर लिखा हुआ है इंडिया और भारत। भाषा और लिपि का भी पता चल रहा है कि देवनागरी लिपि में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। इस पर सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है और अशोक स्तंभ इस पर प्रतीक चिन्ह लगाया हुआ है। ये भी हमें इसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा इसकी जो बनावट गोल एकदम, और हमारा इस पे जो 5 अंक लिखा हुआ है और इस प्रकार से जो बना के ये लिखा हुआ है, ये इसकी कला के बारे में बता रहा है। इसकी जो बनावट है गोलाई, क्या प्रारंभ में ही ऐसी थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो वर्तमान का जो सिक्का है, इसे वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में कई हजारों साल लगे हैं। और इन मुद्राओं का, इन सिक्कों का जिस चीज में अध्ययन किया जाता है, उसे हम नाम देते हैं मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स। मतलब जिसके अंदर हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं, उस विषय को, उस सब्जेक्ट को हम नाम देते हैं मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स। विद्यार्थियों, आज का जो सिक्का है, ये कई हजारों सालों पहले से चलता आ रहा है। समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे, परिवर्तन होते रहे, और तब जाकर ये कहीं आज वर्तमान इस रूप में आया है। सबसे जो पुराने सिक्के हैं, उन सिक्कों को हम नाम देते हैं आहत सिक्के, या इंग्लिश में हम बोलते हैं पंचमार्क। मतलब सबसे, अगर कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाए भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं, तो वो हैं आहत, जिसे हम बोलते हैं पंचमार्क। आहत का मतलब होता है दबाना। जैसे मान लो मैंने आपसे कोई गलत शब्द बोला, तो जैसे उससे आपकी भावनाएं आहत हुई, मतलब दबाना, आहत। और पंचमार्क, इंग्लिश में पंच का मतलब होता है दबाना और मार्क चिन्ह। मतलब भी किसी धातु पर उस समय क्या करते थे, किसी चीज को पंच करके, दबा के किसी चिन्ह को छाप देते थे, और वो चिन्ह जो छप जाता था उसको हम नाम देते थे पंचमार्क सिक्का। अब वो चिन्ह किसके होते थे? वो चिन्ह हाथी के, मछली के, सूर्य के, वृक्ष के, मतलब मोस्टली ये चिन्ह हुआ करते थे। जो सिक्के उस समय बनते थे, उन सिक्कों पर हाथी, मछली, सूर्य, पेड़ पौधे, इनके मोस्टली चित्र बनते थे। उस वक्त इन सिक्कों पर किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं था। कोई लेख, जैसे आज लिखा हुआ है भारत, इंडिया, सत्यमेव जयते, उस समय इस पर किसी भी प्रकार का कोई लेख न होकर केवल क्या थे? चिन्ह। केवल उन पर चिन्ह प्रेस किए जाते थे। वो चिन्ह 3-4 हाथी, मछली, वृक्ष, सूर्य, इनके चित्र बनाए जाते थे, थोड़ा दबाकर किसी धातु पर। अब ये धातु कौन सी होती थी? चांदी और तांबा। मतलब प्रारंभ के जो सिक्के थे, वो मोस्टली चांदी और तांबा धातु के बने हुए थे। इन सिक्कों का सबसे पहले प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे प्राचीनतम सिक्कों का प्रचलन किस काल में हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। या सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? आहत सिक्के। उसके बाद सबसे पहले इन सिक्कों पर जो लेखन कला हुई, कुछ लिखा गया, वो लेख वाले जो सिक्के थे वो चलाए इंडो ग्रीक शासकों ने, हिंद यमन शासकों ने। जब भारत में यूनानियों का आक्रमण हुआ, सिकंदर का आक्रमण हुआ, उसके बाद भारतीय मुद्रा में बड़ा परिवर्तन आया। उस समय जो भारत में जो सिक्के चलते थे, उन सिक्कों पर लिखने की कुछ, उससे पहले तो सिर्फ चिन्ह होता था, लेकिन उस पर लिखना
जो प्रारंभ हुआ वो किसके आने के बाद हुआ? यूनानियों के आक्रमण के बाद इंडो ग्रीक शासकों ने, हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले उन सिक्कों पर कुछ लिखना प्रारंभ किया। वो राजा का नाम हो चाहे कुछ भी हो। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने चलाए। मतलब आहत सिक्के जो थे वो सिर्फ चांदी और तांबा के बने थे, लेकिन सोने के अगर सिक्कों की बात करें तो कुषाण शासक, आपने सुना होगा, कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। सोने के अगर सबसे ज्यादा सिक्कों की बात की जाए कि किसने चलाए, तो वो गुप्त शासकों ने। मतलब गुप्त शासकों ने अपने समय में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने अपने समय में सोने के बहुत अधिक मात्रा में सिक्के चलाए। और सिक्कों का, सोने के सिक्कों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलन होना सीधी सी बात है कि उस समय समृद्धि अच्छी रही होगी। और हम गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं, क्योंकि उस समय जो आर्थिक समृद्धि थी वो बहुत ही उन्नत थी। पता भी चल रहा है क्योंकि सबसे अधिक सोने के सिक्के किन शासकों ने चलाए हैं? गुप्त शासकों ने। कुछ राजा जैसे सातवाहन शासक थे, उन सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के भी चलाए थे। किसके सिक्के? सीसा या पोटीन, तांबा, इनके सिक्के भी चलाए थे। अब इन सिक्कों से हमें उस समय के बारे में बहुत व्यापक जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ये जो सिक्के हैं, ये सिक्के उस समय का पूरा विवरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे मान लो किसी स्थान पर हमें बहुत अधिक मात्रा में सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। अब वो सोने के जो सिक्के प्राप्त होते हैं, तो उन सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के, उनका जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे बहुत किसी काल में बहुत अधिक मात्रा में सोने के सिक्के मिले, इसका क्या मतलब है कि उस समय उस क्षेत्र में, उस राज्य में बड़ी समृद्धि रही होगी। कुछ सिक्कों पर, जैसे मैं समुद्रगुप्त की ही बात करूं, समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों के ऊपर अपने आप को वीणा बजाते हुए दिखाया है। इसका मतलब उन सिक्कों से हमें उस राजा की व्यक्तिगत पसंद के बारे में भी पता चलता है। धीरे धीरे सिक्कों पर जो हाथी, मछली, सूर्य ये चित्र बनते थे, इनकी जगह राजा रानी के या राजा अपना कोई चित्र वो उस पर अंकित करना शुरू कर दिया था। और उन सिक्कों से हमें उन राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो लिपि और भाषा उन्होंने लिखी है, बाद में जब लेखयुक्त सिक्के चलना शुरू हो गए थे, तो उस भाषा और लिपि का ज्ञान भी हमें उन सिक्कों से होता है। इसके अलावा सिक्के कितने प्योर हैं, कितने उनमें मिलावट है, किस धातु से बना हुआ है, उससे भी उस समय की संपन्नता का पता चलता है। दूसरी बात, मान लो एक स्थान पर हमें बहुत अधिक संख्या में सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब बहुत अधिक संख्या में सिक्के प्राप्त हुए हैं और वो किसी एक ही प्रकार के सिक्के ना होकर अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। उससे हमें क्या पता चलता है कि ये सिक्के अलग अलग जगह के हैं। इसका मतलब इन क्षेत्रों के बीच आपस में व्यापार होता होगा। वो व्यापार की वजह से इन सिक्कों का क्या हुआ? आदान प्रदान, अदला बदली। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के जो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं वो कौन से हैं? आहत, जिन्हें हम पंचमार्क नाम भी देते हैं। और ये उस समय इस प्रकार से नहीं बने हुए थे, बिल्कुल गोल नहीं बने हुए थे। इस प्रकार से इनकी कोई भी आकृति, ये इस तरीके से इनकी आकृति, मतलब बिल्कुल गोल नहीं, बिल्कुल चौकोर भी नहीं, कुछ इस प्रकार के आकार में। इन सिक्कों पर किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं मिलता है। सिर्फ किसी चीज को प्रेशर करके कोई प्रतीक चिन्ह उसके ऊपर दबा दिया जाता था, और इसलिए इन्हें पंचमारक सिक्के भी बोलते हैं। ये सिक्के चांदी और तांबा के बने थे और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन सिक्कों का सबसे पहले प्रचलन हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे भारत में जो जो विदेशी आक्रमण होते रहे, इनमें भी कुछ धीरे धीरे परिवर्तन होते रहे, और उसी आधार पर आज वर्तमान का जो नवीन रूप है सिक्कों का, वो हमारे सामने है। विदेशियों की अगर बात करें कि भारत में क्या विदेशियों के भी हमें सिक्के मिले हैं? देखो विद्यार्थियों, अरिकामेडु एक जगह का नाम है तमिलनाडु के पास। अरिकामेडु बहुत फेमस जगह है, कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा गया है। इस अरिकामेडु में हमें बहुत अधिक मात्रा में रोमन शासकों के सिक्के मिले हैं। रोमन सिक्के,
अरिकामेडु से हमें बहुत अधिक मात्रा में किसके सिक्के मिले हैं? रोमन सिक्के। रोमन सिक्के का मतलब रोम के सिक्के, इटली की राजधानी है रोम। ये सिक्के हमें क्या बताते हैं? इन सिक्कों का मतलब है कि उस समय भारत और रोम, इनके बीच क्या होता था? व्यापार। और ये व्यापार के सिलसिले में ही इन सिक्कों का आदान प्रदान हुआ। कोई एक दो सिक्का मिले वो अपवाद स्वरूप हो सकता है, लेकिन जब बहुत अधिक संख्या में हमें किसी ऐसे स्थान से विदेशी सिक्के मिलते हैं तो उससे हमें ये पता लगता है कि इन सिक्कों का व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, अदला बदली करते थे। अरिकामेडु में ऐसे बहुत सारे रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय रोम का सम्राट अगस्टस, उस समय भारत का और रोम के बीच व्यापार बहुत ही उन्नत था। ये सिक्के किसी भी राजा के साम्राज्य निर्माण में, साम्राज्य विस्तार में, उसकी कला के बारे में, लिपि के बारे में, उस समय की आर्थिक अवस्था के बारे में, धर्म के बारे में हमें बहुत जानकारी देते हैं। जैसे मान लो कोई सिक्का है और उस सिक्का के ऊपर गुप्त शासकों ने कई सिक्के ऐसे चलाए थे जिसमें सिक्कों के ऊपर बैल का चित्र है। बैल शिवजी का प्रतीक है। अब ये हमें किस धर्म की बात बता रहा है? शैव धर्म की। कई सिक्के हमें ऐसे मिले हैं जिसमें राजा को यज्ञ में आहुति डालते हुए दिखाया गया है। ये सिक्के हमें किसकी जानकारी दे रहे हैं? धर्म की। उसी प्रकार जिस सिक्के पर जो भी लिपि या भाषा लिखी गई है उससे हमें उस समय में प्रचलित भाषा और लिपि, कला, इनका ज्ञान हो रहा है कि वो सिक्का सोने का बना है, चांदी का बना है, गोल बना है या चौकोर बना है, किस प्रकार से बनाया गया है। इन सिक्कों से हमें उनका साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक, मतलब साम्राज्य विस्तार के बारे में पता चलता है, क्योंकि जिस राज्य क्षेत्र में ये सिक्के मिलेंगे अधिकांश, उससे हम ये अंदाजा लगाएंगे कि यहां तक फलाना राजा का राज्य विस्तार रहा होगा। भाई दूसरे क्षेत्र में हमें सिक्के मिलते हैं, कम संख्या में मिलते हैं जब तो अपवाद स्वरूप, अगर बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं तो व्यापार के सिलसिले में उनका आना जाना अगर दोनों मिलते हैं तो, लेकिन अगर इन सिक्कों का प्रचलन एक विशेष क्षेत्र में बहुत अधिक होता है, इसका मतलब ये जो क्षेत्र हैं ये उस राजा के राज्य क्षेत्र में है। ये बात थी विद्यार्थियों सिक्कों की। अब हम पढ़ेंगे